स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस पर। साथियों, यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग तथा हाल ही में आने वाली वैकेंसी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक लंबा टाइम ना हो और जो भी हम पढ़ें वो समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चन पढ़ें हम, लेकिन हमें याद एक भी ना आए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। 10 पढ़िए लेकिन पूरे मन से पढ़िए। इसीलिए हमने आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको मायूसी ना फील हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन पहला है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई थर्म है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ऊर्जा, ऊष्मा, गति, विद्युत। ये जो ऊष्मा है इसकी मापक इकाई थर्म है। ऊष्मा की जो मापक इकाई क्या है? थर्म है। यानी ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। बात करें ऊर्जा की मापक इकाई क्या है, तो ऊर्जा की मापक इकाई जूल है। और ऑप्शन सी है गति। तो गति की मापक इकाई क्या है? नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन डी है विद्युत। तो विद्युत की मापक इकाई क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या फिर तंत्रिकाएं। सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि मानव शरीर के विभिन्न भागों में कौन सी कोशिकाएं रुधिर का प्रवाह करती हैं। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास होता है। ये जो आरबीसी होती हैं हमारे सारे शरीर में रुधिर का प्रवाह करती हैं। ऑप्शन बी है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। हमारा ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। इन्हें हम डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य है कि जो हमारे शरीर में संक्रामक रोग होते हैं उससे लड़ने में सहायता करता है। कौन सी? श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक प्रकार की आंशिक गैस है। तो ऑप्शन डी है तंत्रिकाएं। नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, यानी हमारे सारे शरीर में तंत्रिकाएं हैं, ये भी हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुष का सेक्स हार्मोन है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजेन, सी एस्ट्रोजेन, सॉरी दोनों एक ही हो गए हैं, डी है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन। अभी नया नया हमारा टाइपराइटर है, इसलिए थोड़ी सी गलती होती रहेंगी। आप हमारा कोऑपरेट करिए, हमें आप कोऑपरेट करिए ताकि हमें मायूसी ना फील हो, क्योंकि हम आपको एक अच्छा सा कंटेंट दे रहे हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी कहावत में मत पड़िए जिसे बोलते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। मानते हैं बहुत बड़ा चैनल नहीं है, एक छोटा सा परिवार है, लेकिन अगर आप हमारा सहयोग देंगे तो एक एक दिन हम भी एक अच्छे मुकाम पर होंगे। और आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन कैसे हैं, आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, बाकी कमियां तो हर इंसान में होती हैं, हम आपसे मानते हैं। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उन कमियों पर ना जाइए, आप क्वेश्चन पर देखिए कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है यहाँ पर कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और यह एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुष के अंडकोश में पाया जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुष के अंडकोश में पाया जाता है, जो कि उसे मर्दानगी का भी एक प्रकार से रूप दिया जाता है। यानी जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है किन कमी के कारण, या उन
मर्दों में कमी होती है तो उन मर्दों में यही कमी होती है टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, और इसके कई भी लक्षण हैं, जैसे कि चेहरे पर बाल होते हैं, ये भी अगर बाल कम उगते हैं तो ये किसकी कमी के कारण? टेस्टोस्टेरोन का कारण। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन ए सही यहाँ पर कि पुरुष में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। बी है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन यह एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन यह एक मेल हार्मोन है, जबकि बात करें एस्ट्रोजन की तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसका कार्य क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान इसे होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब माता के पेट में बच्चा पल रहा हो तो उस टाइम एस्ट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा एक स्वस्थ रहता है गर्भावस्था में। और डी है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन ये क्या है? एक मिनट। एड्रेनालाइन के बारे में एक रोचक तथ्य है कि इसे हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब मनुष्य सोचता है, सोचते सोचते ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, अचानक उसको कुछ याद हो जाता है ना, कहते नहीं अचानक याद आ जाता है, तो किसके कारण? एड्रेनालाइन के कारण। यही हार्मोन जो है हमें याद दिलाता है, यानी इसे हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार मिला होगा क्वेश्चन पेपर में। ऑप्शन है शुक्र, बी है मंगल, ऑप्शन सी है बुध, या फिर ऑप्शन डी है यूरेनस। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही यहाँ पर। कोशिश करते हैं कि सभी को आता होगा। शुक्र। शुक्र जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके बारे में और थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं शुक्र के बारे में। यह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है लगभग 224.7 डेज। ठीक है, यानी ये जो अपना एक परिक्रमा 224 दिन 7 घंटे में पूरा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसे सुबह का तारा या शाम के तारा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सुबह का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसे शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा कहते हैं। ऑप्शन बी है मंगल। मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी से इसे देखने पर यह रक्तमय दिखाई पड़ता है, यानी लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है बुध। क्या है? बुध। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है, यानी सबसे छोटा बुध ग्रह है। इसकी बात की जाए कि यह सूर्य के सबसे निकटतम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, इसीलिए सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है। यानी इसका जो एक परिक्रमण काल है लगभग 88 दिन का होता है। यूरेनस लास्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल के CO2 को गायब हो जाती है, यानी जो पृथ्वी में वायुमंडल है अगर ये गायब हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, ऑक्सीजन एकाग्रता पर निर्भर है, या फिर समान ही रहेगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 गायब हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही आंसर आपको देना है बी, कमी होगी। यानी यदि पृथ्वी की सतह से CO2 गायब हो जाए तो हमारे तापमान में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया में रिक्त स्थान भरें। यानी यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको आंसर भरना है। अम्ल प्लस क्षार तो बराबर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, या फिर नमक। अम्ल प्लस क्षार क्या करते हैं? नमक बनाते हैं, यानी नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक का रासायनिक
नाम है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ब्रह्मांडीय किरणों से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से या फिर एक्सरे किरणों से? अभी अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, जब से लॉकडाउन बंद है तब से तमाम फैक्ट्रियां एवं वाहन भी कम चल रहे हैं, जो कि प्रदूषण का कारण नहीं है इस समय। यानी कि इस समय प्रदूषण कम से कम हो रहा है, जिससे ओजोन लेयर में जो छिद्र हैं वो धीरे धीरे भरने लगे हैं। यानी हमें थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन ये भी मिल रहा है कि जो पराबैंगनी किरणें थी हमारे शरीर को नुकसान करती थी, ये ओजोन के छिद्र से होकर आती थी। यदि छिद्र धीरे धीरे भर जाएगा तो ये किरणें कम आएंगी। यानी कि जो ओजोन परत की जो सुरक्षा करती है किन किरणों से, तो पराबैंगनी किरणों से। यानी जब हमारे ओजोन की ये लेयर पूरी भर जाएगी तो इससे ये ओजोन की किरणें ये पराबैंगनी किरणें धरती पर नहीं आ पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? फिनॉल, हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इथेनॉल? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आपको सही आंसर टिक करना है। सही आंसर है यहाँ पर फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े गर्मी उत्पादित करने का अच्छा स्रोत है, गर्मी को आसपास वातावरण को अवशोषित करता है, गर्मी के अकुशल संवाहक हैं, शरीर को लगातार गर्मी प्रदान करता है। आप लोग ठंडी में स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव करते होंगे कि गर्मी में तो नहीं पहनते ना, गर्मी में तो हाफ शर्ट पहनकर ही काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन ठंडक में ऐसा नहीं, ठंडक में अगर पहन लोगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप दैनिक जीवन से इस क्वेश्चन को लेके चलिए कि क्या कारण है कि सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। गर्मी के अकुशल संवाहक हैं, यानी गर्मी के अकुशल संवाहक है। और एक बात आप बता दें हम आपको, ठंडी के दिनों में हमेशा रंगीन कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिससे हमें ठंडी नहीं लगती है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? आचार शास्त्र, कीट विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान या फिर सुजीवन विज्ञान? सही ऑप्शन आपको चूज करना है, ऑप्शन ए है आचार शास्त्र। यानी पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को हम आचार शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन बी है कीट विज्ञान, ऑप्शन बी है कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान क्या है? यह एक प्राणी विज्ञान की शाखा है। जो कीट विज्ञान है यह प्राणी विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी है परिस्थिति विज्ञान, इसके अंतर्गत जीव समुदायों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। ये जो परिस्थिति विज्ञान है इसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत तमाम समुदायों जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव जंतु के जो तमाम समुदाय हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, इन सभी समुदायों का परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करेंगे हम एक अच्छा सा अच्छा मैटर आपको देने की। तो प्लीज़ मेरा कोऑपरेट करिए, क्योंकि नया नया चैनल है तो आप सभी का सहयोग रहेगा। क्योंकि किसी भी मकान की शुरुआत एक छोटी सी नींव से ही होती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए, और यदि कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इससे हम सुधार करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।